दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो पे हम बताएंगे कि आपके जो पोस्टमैन एग्ज़ाम पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के क्वेश्चन आने हो किस प्रकार से आएंगे और आपको कितना पढ़ना है। बहुत सारे साथी अभी हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि वॉल्यूम 5 से हमारा कौन कौन सा टॉपिक आएगा और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। और वॉल्यूम 5 आपका जो है तो इससे आपका 10 प्रश्न बनेगा, 10 नंबर का प्रश्न होगा, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पास आप देखेंगे कि जो आपका टॉपिक है तो टॉपिक आपके 9 हैं, मतलब प्रत्येक टॉपिक से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, 10 प्रश्न आने हैं आपके। तो यहाँ पास से आप देखिए कि सभी टॉपिक को आप अच्छे से जरूर रीड कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हमारी जो पहले की वीडियो बनी थी उस पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के एक लाइन से क्लॉज दिया गया था, लेकिन यहाँ पास हम उसको अलग कर दिए हैं कि जो आपका पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए है सिर्फ वही यहाँ पे देखा जाएगा। जैसा कि पहले नंबर पे दिया गया है प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर, डाक थैले, मुख और सम्मुखन जो है फेस एंड फेसिंग, बीट है आपका कैंप करस्पॉन्डेंस, और यहाँ पास है विलंबित पत्र तथा अति विलंबित पत्र। और इसके बाद ही आपका एक लास्ट में मिलता है जो 144 नंबर पे दिया गया है। इधर पे जो क्रमांक दिए गए हैं ये आपका जो वॉल्यूम 5 में है उसके क्लॉज नंबर या फिर रोल नंबर आप कह सकते हैं कि नियम 6 में दिया गया है। तो यहाँ पे 144 नंबर पे जो यहाँ पे 9 में हम ऐड किए हैं, यहाँ पे लिखा है गलत पते पर भेजी गई और अपनिर्दिष्ट पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं और लेबल लगे बंडल के संबंध में कार्यवाही। ठीक है, तो चलिए हम सबसे शुरू में चलते हैं। पहले नंबर का जो ऑप्शन है अपना प्रधान डाकघर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पास है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसे हम जीपीओ कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ, फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न बनेगा आपका, एक प्रश्न कौन सा बन जाएगा क्या पता, इसलिए आपको सारा कुछ यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पास हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। किसी सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को, जहां इस प्रकार के एक से अधिक प्रधान डाकघर हो, वहां मुख्यालय से संबद्ध प्रधान डाकघर को प्रधान डाकघर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास आपने इसकी डेफिनेशन देखी और आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके साथ ही टिप्पणी यहाँ पे लिखी गई है कि प्रधान डाकघर की श्रेणियाँ जो हैं, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रधान डाकघर की जो श्रेणी है प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर, ये किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षणाधीन में होता है? समयमान, वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। उन्हें मुख्य पोस्ट मास्टर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य पोस्ट मास्टर। द्वितीय श्रेणी प्रधान डाकघर ग्रुप बी अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में रहेंगे। ये अधिकारी वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के अधीन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पास आपने देखा कि जो सब कुछ है ये अधिकारी वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के अधीन रहेंगे। दोस्तों चलिए इसके आगे हम देखते हैं उप डाकघर के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वह डाकघर जो प्रधान डाकघर के अधीन हो। ठीक है, किसके अधीन होता है? प्रधान डाकघर के अधीन होता है, और जिसका प्रधान डाकघर से लेखा संबंध हो और जिसके धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है, उप डाकघर होता है। उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी को नायब पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर भी कहा जा सकता है, उप डाकपाल। तो यहाँ पास उन्हें उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी को नायब पोस्ट मास्टर या फिर उप डाकपाल, सब पोस्ट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के दूसरे पॉइंट में दिया गया है किसी नगर या उसके उपनगर में जहाँ प्रधान डाकघर भी हो स्थित उस डाकघर को नगर या फिर उप डाकघर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी नगर या उसके उपनगर में जहाँ प्रधान डाकघर भी हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नगर हो या फिर उपनगर हो जहाँ पे पहले से प्रधान डाकघर है, उसी क्षेत्र में अगर उप डाकघर है तो उसे क्या कहेंगे? नगर उप डाकघर कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने सबसे निचले दर्जे का जो हमारा ऑफिस है, जहाँ पे मैक्सिमम कर्मचारी हमारे साथी जीडीएस भाई काम करते हैं, ये होता है आपका शाखा डाकघर, ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ। तो शाखा डाकघर उप डाकघर के निचले दर्जे का होता है।
तो सबसे टॉप में आपका आ गया हेड ऑफिस, जिसे हम कहते हैं प्रधान डाकघर के नाम से। फिर इसके बाद एसओ होता है, सबसे नीचे होता है हमारा बीओ होता है। तो हेड ऑफिस से नीचे सब ऑफिस होता है, सब ऑफिस से नीचे ब्रांच ऑफिस होता है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। जिसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है, ठीक है। लेखा कार्यालय हमारा ब्रांच ऑफिस का लेखा कार्यालय, सब ऑफिस होता है और हेड ऑफिस भी होता है। कई जगह पे प्रधान डाकघर जो होते हैं, हेड ऑफिस जो होते हैं, तो उनके निचले उनसे सीधे कांटेक्ट में आपका ब्रांच ऑफिस होता है, और कई जगह पे सब ऑफिस से नीचे डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका ब्रांच ऑफिस होता है। तो ब्रांच ऑफिस जो आपका है तो दोनों से कांटेक्ट रहता है, ठीक है, डायरेक्ट में। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर या फिर उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है, क्योंकि इनका दोनों का संबंध एक दूसरे से होता है। इसलिए शाखा डाकघर का जितना भी लेन देन का कार्य है, जितना भी पैसा आपका डिपॉजिट, जितना भी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ का जो विवरण है आपका, वो सब पोस्ट ऑफिस या फिर आपका हेड पोस्ट ऑफिस जो भी है, दोनों जगह पे उसके समाविष्ट किया जाता है। शाखा डाकघर के इंचार्ज अधिकारी को शाखा पोस्ट मास्टर कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि शाखा डाकघर के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो उन्हें शाखा पोस्ट मास्टर कहा जाता है। किसी नगर या उसके उपनगर में जहां प्रधान डाकघर भी हो स्थित शाखा डाकघर को नगर शाखा डाकघर कहा जाता है। जैसे कि हम पहले बताए हैं कि उप डाकघर के बारे में, कि जहां पास पहले से प्रधान डाकघर है, तो अगर उसी नगर में आपका उप डाकघर है या फिर ब्रांच ऑफिस है, तो फिर उसे क्या कहेंगे, नगर साथ में जुड़ जाएगा, नगर शाखा डाकघर, ठीक है। इसके आगे हमारा पहुंचता है टॉपिक डाक थैले, मेल बैग। तो दोस्तों, मेल बैग से संबंधित भी आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, डाक थैले में पत्र, डाक की गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं अर्थात पत्र, पोस्ट कार्ड और पुस्तक और पैटर्न पैकेट तथा गैर रजिस्ट्री पार्सल होते हैं। रजिस्ट्री वस्तुएं रजिस्ट्री थैले में बंद होती हैं, ठीक है। यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि जो आपकी रजिस्ट्री वस्तु है ये रजिस्ट्री थैले में बंद होती है, लेकिन जहाँ रजिस्ट्री पैकेट थैला निर्धारित किया गया हो वहाँ भारी रजिस्ट्री पैकेट को रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है, डाक थैले में नहीं, ठीक है। जब पार्सल थैला निर्धारित ना किया गया हो तो डाक थैले में पार्सल डाक की वस्तुएं भी भेजी जा सकती है, ठीक है। इसके आगे और इसी में है, उन सारे चीज़ को चलिए हम देखते हैं। ध्यान भी देना है क्योंकि आपके प्रश्न जो हैं यहीं से बनते हैं। किसी शाखा डाकघर और ऐसे डाकघर के बीच जो इसका लेखा कार्यालय, डाक कार्यालय या फिर अनुभाग न हो, जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, अदले बदले जाने वाले डाक थैले में VP वैल्यूएबल आर्टिकल जो होते हैं और बीमा की गई वस्तुओं और उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना होता है, सभी पूर्ण तथा पूर्वदत्त वस्तुएं होती हैं। डाक थैले 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात स्टेशन डाक थैले, छटाई डाक थैले, संयुक्त डाक थैले, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो मेल बैग होते हैं, मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं, तो मेल बैग आपके थ्री टाइप के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं ये आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ठीक है। स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। और जो आपका मेल बैग का आपका रूल नंबर है, नियम दिया है वैल्यूम गाइड में, ये है आपका 26 नंबर पे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। देखिए यहाँ पास है, रोकड़ कार्यालय और उस उप डाकघर जिसको नगद रुपया उस रोकड़ कार्यालय कैश ऑफिस द्वारा दिया जाता है के बीच अदले बदले जाने वाले डाक थैले में रजिस्ट्री थैले के भीतर नगदी थैला कैश बैग भी होगा। इन डाक थैले को उस रोकड़ कार्यालय, उप डाकघर और उन कार्यालय की अपेक्षित डाक सूची में जहां से होकर वे गुजरते हैं एक विभेद सूचक चिन्ह F द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका मेल बैग होता है उस पर F एक सिंबल बना दिया जाता है ताकि इसका जो विभेद कर सकें, इसको अलग कर सकें, जानकारी मिल जाए। इसी में नोट दिया गया है, इसकी जो टिप्पणी हम कहते हैं, टिप्पणी दी गई है
किसी ऐसे मामले में जहां संबंध सर्किल का अध्यक्ष अथवा सर्किल के अध्यक्ष यह सूचित समझे कि रजिस्ट्री थैले को डाक थैले के अंदर भेजना हितकर नहीं है, वहां रजिस्ट्री थैले को बाहर अलग से भेजा जा सकता है। सभी थैले यल बैग आपका जो होता है, यहाँ पास यल आपका लिखा गया है, ऐसे यल कैपिटल यल होता है। यल बैग प्रकृति के थैले सहित अवश्य मोहरबंद किया जाए। मोहरबंद आपका जो होता है सील्ड होना चाहिए, सील पैक होनी चाहिए। डाक और छटाई रूटिंग सूची में इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। एकदम क्लियरली उसका जो इंडिकेट है, मतलब उसका जो क्लियरली उसको दिखना चाहिए कि इसकी यहाँ पे पैकिंग की गई है, रूटिंग सब कुछ है। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है मुख और सम्मुखन, जो आपका रूल नंबर 54 में दिया गया है। साइड में यहाँ पे सभी में कहाँ पास है, सॉरी, सभी में यहाँ पास लास्ट में 54 जो भी नंबर है ये दिया गया है। वॉल्यूम 5 के आपके ये रूल नंबर है कि किस नंबर से इसको उठाया गया है, इसलिए साइड पे दे दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है और इन्हीं पॉइंट को आपको ठीक से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। वस्तु के जिस तरफ पता लिखा होता है, ठीक है, वस्तु के जिस तरफ पता लिखा होता है वह उस वस्तु का मुख होता है। आप देखे होंगे जो भी आपका लेटर है, कोई भी पत्र है, कोई भी आर्टिकल है, इसमें जिस ओर पता लिखा जाता है कि यह लेटर किधर जाएगा, इस पत्र का, इस आर्टिकल का यही मुख होता है, यही इसका फेस होता है, ठीक है। सम्मुखन शब्द का अर्थ है वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसके पते वाली तरफ ऊपर आ जाए और पते एक ही दिशा में हो जाएं। मतलब बहुत सारे जब आर्टिकल होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक को रखना है ऐसे, तो सभी का जो मुख है ऊपर की ओर ऐसे व्यवस्थित करके एक के ऊपर एक रखते जाएं और सबका जो फेस है एक तरफ ऊपर में रहे। तो फेस एंड फेसिंग का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। अब हम चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है बीट है, जिसे हम कहते हैं गश्त। आपके 55 नंबर पे दिया गया है। तो यहाँ पास चलिए देखते हैं, जब गश्त शब्द का प्रयोग रेल डाक व्यवस्था के किसी अनुभाग से संबद्ध हो गए यहाँ पे में किया जाता है तो उसका अर्थ होता है रेल अथवा स्टीमर मार्ग का वह भाग जिस पर वह अनुभाग काम करता है। जब यह शब्द डाक ओवरसियर और वितरण एजेंट जैसे डाकिये, ग्राम डाकिये आदि के बारे में इस्तेमाल किया जाता है तो उस क्षेत्र का घोतक होता है, ठीक है, जिसमें उन्हें अपना काम करना होता है। गश्त में वह डाकघर भी शामिल है जिससे संबंध कर्मचारी की सेवा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैं वीडियो काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि कुछ काम था हमें, वो आपको पता ही हो गया होगा कि किस काम में फंसे थे। कैंप पत्र व्यवहार, कैंप करस्पॉन्डेंस यहाँ पे देखना है, ये हमारा है 56 नंबर पे, जो आपका रूल नंबर दिया गया है 56 है। यहाँ पास है कैंप पत्र व्यवहार शब्द का अर्थ है दौरे पर गए अधिकारी के लिए भेजे गए पत्र और पत्र व्यवहार की वे अन्य वस्तुएं जिन पर कैंप अथवा कोई अन्य निर्धारित पता लिखा होता है और इसके साथ किसी डाक नगर का नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ यहीं पे 4 लाइन ही कही गई है। यहाँ पास क्या है, कैंप पत्र व्यवहार शब्द का अर्थ है दौरे पर गए अधिकारी के लिए भेजे गए पत्र और पत्र व्यवहार की वे अन्य वस्तुएं जिन पर कैंप अथवा कोई अन्य निर्धारित पता लिखा होता है और इसके साथ किसी डाक नगर का नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पास कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें भी देखते हैं कि विलंबित पत्र तथा अति विलंबित पत्र, लेट लेटर एंड टू लेट लेटर्स, ठीक है। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा सामने में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे दिया गया है। चलिए यहाँ पास आपको देखना है, विलंबित पत्र वे पत्र होते हैं जो डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद, लेकिन इन पत्रों को डालने के लिए स्वीकृत अंतराल में डाक शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित विलंब शुल्क के डाक टिकट लगाकर किसी डाकघर या फिर डाक कार्यालय की खिड़की पर दिए जाते हैं या किसी डाक कार्यालय के लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं। अति विलंबित पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो इस अंतराल में पूरे डाक शुल्क और विलंब शुल्क की अदायगी किए बिना डाले जाते हैं। इन पर रोक लिया गया, विलंब शुल्क के टिकट नहीं लगाए गए,
मुहर लगा दी जाती है। इन्हें अगली डाक रवाना होने तक रोक लिया जाता है। ठीक है, तो अति विलंबित शुल्क में जो है पत्र जो है, तो इस पे क्या चीज नोट कर दिया जाता है, रोक लिया गया। ठीक है, या फिर विलंब शुल्क के डाक टिकट जो है नहीं लगाए गए हैं, ऐसा उसमें मुहर लगा दी जाती है। इसके आगे है हमारा एक और ऑप्शन है 140 नंबर पे है, गलत पते पर भेजी गई और अपनिर्दिष्ट पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं और लेबल लगे बंडल के संबंध में कार्यवाही। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, जब गलत पते पर भेजी गई या अपनिर्दिष्ट कोई वस्तु छटाई में प्राप्त हो तो जिस बंडल में वह प्राप्त हुई हो उसकी जांच पर्ची छटाई सहायक या सहायक को, छटाई सहायक या फिर जो सहायक हो सुरक्षित रख लेनी चाहिए और यथास्थित उस जांच पर्ची, त्रुटि पुस्तक या फिर नोटबुक में या अनियमितता लिख देनी चाहिए। अपनिर्दिष्ट वस्तु के मामले में उसे गंतव्य स्थान के गलत नाम के स्थान पर सही नाम अंग्रेजी में लाल स्याही से, रेड डाक व्यवस्था के मामले में नीली पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पास अगर रेल डाक व्यवस्था के कार्यालय के मामले में है तो फिर नीली पेंसिल से स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। यदि पत्र प्रेषण कार्यालय ने देसी भाषा के गलत इंदिराज को रेखांकित किया हो तो वह पत्र रेखा काट देना चाहिए और उसके स्थान पर सही इंदिराज अर्थात गंतव्य डाकघर के देसी भाषा के इंदिराज को रेखांकित कर देना चाहिए। गलत पते पर भेजी गई अपनिर्दिष्ट वस्तु को पहली डाक से उसके सही गंतव्य स्थान को भेज देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसी में, जब छटाई में कोई गलत पते पर भेजा गया या फिर अपनिर्दिष्ट लेबल लगा बंडल प्राप्त हो तो संबंधित अधिकारियों को यह अनियमितताएं ऊपर निर्धारित ढंग से नोट करनी चाहिए। ठीक है, आपको सारे पॉइंट ध्यान देना है। लेबल लगे बंडल में जो वस्तुएं हों उन पर तारीख मोहर लगाई जानी चाहिए। नई जांच पर्ची के साथ वह आगे भेज दिया जाना चाहिए। मूल जांच पर्ची का निपटान नीचे नियम इसमें नहीं है, सॉरी, जो आपका 141 नंबर नियम है उस पर दिया गया है कि अनुदेशों को अनुसार किया जाना चाहिए। वो आप अगले देखेंगे, आप नोट में देख लेना। इसी पे तीसरा पॉइंट है कि जब गलत पते पर भेजी गई या अपनिर्दिष्ट कोई वस्तु या फिर लेबल लगा बंडल स्टेशन वस्तु में मिले तो वितरण सहायक को उसे तब तक एक तरफ रख देना चाहिए जब तक वितरण समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तब उस वस्तु या फिर बंडल में छटाई विभाग में भेज देना चाहिए जहां उसके बारे में छटाई में प्राप्त वस्तुओं के विषय में ऊपर के पैरे में निर्धारित रीति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऊपर का पैरा आपका बताया गया है कि 141 में बताया गया है, तो आप 141 में नहीं देखेंगे, लेकिन उसके अनुसार ही सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये स्लाइड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का समाप्त होता है। आपके पोस्टमैन एग्जाम पे जितना कुछ था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया और इसी में से आपका वॉल्यूम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप इन 8-9 जो भी डेफिनेशन है तो आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिए। बहुत समय है आपके पास, पोस्टमैन एग्जाम का सिलेबस भी आपका कम है, पोस्टल असिस्टेंट में बहुत है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे कम है। तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं इन सारे को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अच्छी तरह से निकल जाए और आप अपने एग्ज़ाम पे सफल हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे कल की अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।